हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। पेपर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आई होप आपने इसे ऑलरेडी अटेम्प्ट करके रखा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन थ्योरी इन ब्रीफ, देन आफ्टर इस क्वेश्चन को किया जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड बात करनी है, देन आफ्टर वेरिएशन कंसीडर करेंगे। स्टैंडर्ड बात ये होती है कि सपोज करिए हमारे पास में कोई एक पॉइंट मास है, ये कैपिटल है, वहाँ से आर के बराबर की दूरी पर एक कोई और पॉइंट मास है, सपोज करिए स्मॉल एम। जो आपका कैपिटल एम है वो बहुत हैवी है, जिसकी वजह से जो ये स्मॉल एम अगर कैपिटल एम को अट्रैक्ट कर रहा है तो कैपिटल एम अट्रैक्ट होगा नहीं, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो माना जा सकता है कि फिक्स है। बाकी स्मॉल एम ये फिक्स नहीं है, ये मोशन कर सकता है, ये अट्रैक्ट होकर कैपिटल एम की तरफ आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ नहीं है, ये आर रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिट है, उसको फॉलो कर रहा है। उससे क्या होता है कि ये जो एम है ना, इसमें एक रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने लगाया, ये होता है mv²/r। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है mr⍵²। दूसरा वाला फार्मूला लगाने से बेनिफिट ये है कि रोटेशन में टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड, वो आसानी से निकल आएगा, क्योंकि वहाँ पे ओमेगा दिखाई दे रहा है। जो अगर ये निकल आया तो ओमेगा को 2π/t के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से टाइम पीरियड निकल आएगा। ये जो फोर्स है mr⍵², ये क्या कर रहा है, जो स्मॉल एम पे कैपिटल एम के द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जिसका वैल्यू होता है Gmm/r², को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से Gmm/r² कैन बी रिटन mr⍵²। यहाँ से टाइम पीरियड इफ रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पर वेरिएशन कंसीडर होगा। ये तो स्टैंडर्ड बात थी, ये सब ऑलरेडी हम लोग करके चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक इमेजिनरी फील्ड कंसीडर करिए, उस फील्ड का पोटेंशियल गिवन है। इमेजिनरी ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी कंसीडर करनी है, उसका पोटेंशियल गिवन है। पोटेंशियल क्वेश्चन से ही ले लेते हैं, जितना कहा है उन्होंने वही ले लेते हैं। ये पोटेंशियल गिवन है m∝r³। लेट मी राइट। तो इन्होंने क्या किया कि नहीं बताया है कि फोर्स कितना लगेगा बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, नहीं बताया है कि फोर्स या फील्ड कितना होगा। एक बार स्मॉल एम को कंफर्म कर लो, छोटा है या बड़ा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है करस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये पोटेंशियल की वैल्यू नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। थोड़ा बहुत आप अंतर तो समझते ही होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। तो यहाँ पर इसे आप, उन्होंने कुछ भी लिखा हो, आप यू लिख लो, बिकॉज आपका जो आइडियल एजम्पशन होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू होता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैपिटल एम के द्वारा स्मॉल एम पर मान लो एक और फोर्स लग रहा है, वो फोर्स नहीं बताया उन्होंने, बट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने बताई कि इतनी है। उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स तो है ही, वो हमें निकालना पड़ेगा। चलिए पहले वही निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं माइनस में du/dr। यहाँ पर du/dr का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन, यह आ जाएगा m∝, देन इसके बाद में r⁴। r⁴ एक्चुअली -3 हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन r⁴ आएगा, और यहाँ पे -3 आएगा, एक ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस स्टेप में कोई दिक्कत अगर आ रही हो
तो फिर आप बाद में डिस्कस कर लेना। एडवांस के लेवल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए इतनी छोटी बात मैंने इग्नोर करी हुई है। चलिए वो भी बता ही देते हैं। दरअसल r की पावर -3 के डिफ्रेंशिएशन का होता है फॉर्मूला। r की पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? r की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n(r(n-1), और यहीं पे अगर हम n की वैल्यू -3 मान के चलें तो ये आ जाएगा -3 - 1 -3 r की पावर 4। ये जो आया है वही हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। 1/r की पावर 3 विल बी r की पावर -3, उसका डिफरेंशिएशन -3, ये -3 पहले से जो माइनस था प्लस हुआ, डिवाइड बाई r की पावर 4। एक और बात, फोर्स के पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? यहाँ पर फोर्स के पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने का मतलब, पोटेंशियल एनर्जी के पॉजिटिव होने का मतलब, आई होप सब आपको बेहतर तरीके से पता होगा। फोर्स के पॉइंट से अगर बात करें तो नेगेटिव फोर्स इंप्लाइज अट्रैक्शन, पॉजिटिव फोर्स इंप्लाइज रिपल्शन। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे भाई साहब ये जो m है, न्यूटन जो फोर्स बताए हैं उसके हिसाब से जितना लगना चाहिए वो तो दिख ही रहा है, लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और इमेजिनेशन है कि कैपिटल M इस पे फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो वो फोर्स इतना रहा होगा। रिपल्सिव फोर्स है मतलब ये इस पर लगाएगा इन दिस वे, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो आप दोबारा भी डायग्राम बना सकते हैं, नहीं तो आप बस इस वाली कहानी को कॉपी करके कहीं अलग लिख लें। 2 बार एक्चुअली ओमेगा निकलेगा। पहले वाले केस के लिए जो निकाल लिया हमने उसको कहीं हमने साइड में लिख लिया। अब यहाँ पर दूसरे वाले केस में जो रिपल्सिव फोर्स बिकॉज ऑफ एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला है आपने, वो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक। अब इक्वेशन बना लीजिए आप। तो यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दैट, तो अल्टीमेटली m r ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी g(mm) अपॉन r स्क्वायर, वो तो आएगा ही, माइनस में क्या आएगा 3m अल्फा अपॉन r की पावर 4। यहाँ से स्मॉल m आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये r ओमेगा, इसको ओमेगा डैश लिख लो क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल फैक्टर चेंज हो जाएगी। ये आ जाएगा g(m) अपॉन r स्क्वायर माइनस 3m कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अपॉन r की पावर 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम इसको भी इक्वेशन नंबर 1 के ही बाजू में लिख देंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि ओमेगा डैश और ओमेगा का रेशियो निकल आए। तो डिवाइड कर लेते हैं, दिस डिवाइड बाय दैट, स्मॉल m यहाँ से कैंसिल मान के चलो, तो यहाँ से ओमेगा डैश स्क्वायर आएगा और यहाँ से ओमेगा आएगा। ये कितने के बराबर आएगा? ये पूरा एज इट इज़ एंड डिवाइडेड बाई g(m) बाई r स्क्वायर, ये मैंने कॉपी किया, एंड डिवाइडेड बाई g(m) बाई r स्क्वायर, ये वाला टर्म, ठीक है। अब आप g(m) बाई r स्क्वायर को एक एक में अलग अलग इसमें और इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा डैश स्क्वायर देन ओमेगा स्क्वायर विल बी 1 माइनस, यहाँ पर r की पावर 2 को कैंसिल किया जाएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा r की पावर ओनली 2, ठीक है, और 3 अल्फा आएगा और g(m) आएगा। इस प्रकार की स्टोरी बनेगी। और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर वाले टर्म गायब हो जाएंगे, ओमेगा डैश बाई ओमेगा आ जाएगा। बाकी अभी मैंने आपको बताया कि ओमेगा जो होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आ जाएगा t बाई टी डैश, पहले का टाइम पीरियड और बाद का टाइम पीरियड का जो रेशियो अगर निकालें तो इट विल बी सेम,
दोबारा से न लिखते हुए कॉपी कर देते हैं। यही आंसर हो गया है। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैल्यू 1 से कम आएगी, जो ये बता रहा है कि टी कम होगा, टी डैश ज़्यादा होगा, बाद में जो लगेगा टाइम वो ज़्यादा होगा। ये हमने निकाल लिया। अब आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। जैसा मैंने कहा है रीड करिए, आपको समझ में आएगा, वैसा ही है। निकालना क्या है, पहले का टाइम और बाद का टाइम। इन्होंने टी नॉट एंड टी वन माना है, हमने टी एंड टी डैश माना है। तो अगर हम इन्होंने जो निकाला है उसको अपनी भाषा में लिखे तो टी डैश स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर, ये निकालना है। तो बेफिजूल में हम लोगों ने देखा जाए तो स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी एम आर स्क्वायर लिखें, इसको आप लेफ्ट में ले आइए, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी डैश स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो टी डैश स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर जो निकालना था वही आ गया है। ये पूरा का पूरा 3 अल्फ़ा अपॉन जी एम आर स्क्वायर के बराबर है। ऑप्शन ए यू कैन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन होगा, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो डिस्कशन हुआ इसमें कहीं कोई डाउट है, छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, बड़ा कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल लीजिए और मैसेज कर दीजिए। वहीं पे अगर आपको कोई सजेशन या कुछ कहना है तो बोल सकते हैं।